यहाँ पे आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 4 मार्च का जो भौतिक विज्ञान का पेपर है, बिल्कुल एफएएफ पेपर कोड है और इसका मैं सॉल्यूशन देने वाला हूँ। सो यार वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो के द्वारा आप ये पेपर कोड तैयार कर लीजिए। मैं आपसे प्रॉमिस किया था ना कि जो भी मैं आपको पेपर लेकर आऊँगा उसका सॉल्यूशन भी मैं करवाऊँगा। तो हर एक वीडियो का आपको सॉल्यूशन मिलेगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और वो भी कहाँ पर, आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पर ज्वाइन कर लीजिए। पूरे वायरल मॉडल पेपर का एकदम सॉल्यूशन मैं दूंगा एक एक करके, वो भी आपके बोर्ड की कॉपी पर मैं दूंगा और आप लोग फटाफट इसको नोट करिएगा, ठीक है ना। टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है और कम समय में पूरा का पूरा स्कोर करना है और स्क्रीनशॉट आप लोग करके रख लीजिए और उसके बाद बाद में भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला आप देखेंगे तो आज का जो पेपर कोड है 346 एफ 70 नंबर का पूर्णांक है। 3 घंटे 15 मिनट का क्या रहेगा, समय रहेगा। प्रारंभ के जो 15 मिनट रहेंगे वो आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या रहेंगे, निर्धारित रहेंगे और इस प्रश्न पत्र में कुल 5 खंड रहेंगे। खंड अ बहुविकल्पी 1 नंबर का, खंड ब अति लघुत्तरी 1 नंबर का, खंड स लघुत्तरी टाइप 1 प्रकार का 2 नंबर का, खंड द लघुत्तरी टाइप सेकंड 3 नंबर का, खंड य विस्तृत उत्तरी 5 नंबर का रहेगा। सबसे पहले आपका खंड अ बात करें तो ये बहुविकल्पी रहेगा और जो बहुविकल्पी प्रश्न है यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर है एक वृत्ति चालक कुंडली में जब धारा 2 एम्पियर से 18 एम्पियर, कितना है यहाँ पे 18 एम्पियर, और यहाँ पे क्या दिया है 0.5, कितना दिया है 0.5 0.05 सेकेंड में बढ़ती है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो कुंडलनी में है उसका 100 प्रेरकत्व तो आपको निकालना है और यहाँ पे ईएमएफ का मान दिया है 20 वोल्ट यहाँ पे दिया है। अब इसको सर सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है और यहाँ पे है सबसे पहले प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है L इंटू डी आई अपान डी टी होता है, जहाँ L कुंडलनी का क्या है 100 प्रेरकत्व है आपका, ठीक है ना, क्या है 100 प्रेरकत्व है। और उसके बाद यहाँ पे आप रख देंगे, मान रख देंगे कितना, यहाँ पे प्रेरित विद्युत वाहक का मान 20 वोल्ट रख देंगे। एल का हमें कुंडली का 100 प्रेरकत्व निकालना है और I2 से I1, I2 18 और I1 2 रख देंगे बटे टी कितना लग रहा है यहाँ पे 0.05 सेकंड। जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 62.5 मिली हेनरी, आपका यहाँ पे आ जाएगा आंसर, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे सेकंड वाला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, म्यू जीरो अपसाइलम जीरो जीरो की पावर -1/2 का मान कितना होगा। 4 ऑप्शन दिया है, वैसे राइट ऑप्शन आपका 3 इंटू 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। बट कैसे होगा इसको देखने के लिए यहाँ पे एक सॉल्व मैंने यहाँ पे दिया है, इसको देखिए आप लोग। सबसे पहले इसका पूरा आप लोग मान निकालेंगे, देख लीजिए और स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा म्यू जीरो अपसाइलम जीरो 1/√, म्यू जीरो अपसाइलम जीरो का मान इतना निकल कर आ जाएगा और आपको कुछ भी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं ना, कोई दिक्कत होगा तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। उसके बाद अगले पेपर का सोल्यूशन क्या रहेगा, यहाँ पे देखिए। अगला यहाँ पे प्रश्न बोल रहा है कि किसी वैद्युत प्रतिरोध 500 ओम, इसकी विद्युत चालकता होगी कितनी होगी। अगर विद्युत तार का प्रतिरोध 500 ओम है तो इसकी विद्युत चालकता कितनी होगी। तो विद्युत चालकता का फार्मूला होता है 1/, वैद्युत प्रतिरोध, ठीक है। तो सी बराबर क्या हो जाएगा 1/50, 500 हो जाएगा। वैद्युत प्रतिरोध कितना 500 दिया है, सी बराबर 0.002 ओम इनवर्स यहाँ पे, यानी कि वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी कौन सी, यहाँ पे आ जाएगा राइट ऑप्शन आपका डी वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे घ वाला ये तो ऐसे ही हो जाएगा, रेडियो एक्टिव पदार्थ से उत्सर्जित नहीं होता है। तो जो रेडियो एक्टिव पदार्थ से होता है यह इसमें से कौन सा उत्सर्जित इसमें से नहीं होता, वो आपका डी ऑप्शन क्या नहीं होता, यहाँ पे गामा फोटान नहीं होता, गामा फोटान नहीं होता। अल्फा कण प्रोटॉन और बीटा कण होता है बट गामा फोटान कभी भी उत्सर्जित, सॉरी प्रोटॉन कभी भी उत्सर्जित नहीं होता है। अल्फा बीटा गामा निकलता है लेकिन प्रोटॉन कभी भी उत्सर्जित नहीं होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित कण एक ही वेग से गतिमान अधिकतम डी ब्रागली तरंगदैर्ध्य वाला कण क्या होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे देखिए मैंने नोट करके रखा है, वो क्या हो जाएगा आपका पहला वाला, वो क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे च वाला, वह पदार्थ जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्षीण चुंबकन प्राप्त कर लेता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, अनुचुंबकीय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा प्रतिचुंबकीय, क्या हो जाएगा प्रतिचुंबकीय। सर प्रतिचुंबकीय होता क्या है, अगर आपको किसी को परिभाषा बताना है तो वह पदार्थ जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्षीण चुंबकन प्राप्त कर लेता है,
प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए इसकी कॉपर हो गया, एयू हो गया, एसबी हो गया, बिस्मथ हो गया, एजी हो गया, पीबी लेड हो गया, सिलिकॉन हो गया, एचजी पारा हो गया, जल हो गया, वायु हो गई, हाइड्रोजन हो गई और नाइट्रोजन इत्यादि जो होते हैं ये सभी के सभी क्या होते हैं, प्रतिचुंबकीय होते हैं। उसके बाद ये जो पेपर में आएगा आपका खंड ब, खंड ब का आपका दूसरे का प्रश्न है यहाँ पे, किसी तार का प्रतिरोध R ओम है तो यदि इसे मूल लंबाई n गुना खींचा जाता है तो खींचे हुए नए तार का प्रतिरोध क्या होगा। यहाँ पे नए तार का क्या करना है, आपको प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो सीधा इसका लिखिए आप लोग, प्रश्नानुसार किसी तार की मूल लंबाई कितना यल तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है तो प्रतिरोध R बराबर रो इंटू यल अपान ए हो जाएगा। इसकी लंबाई आप लोग खींचते हैं तो n गुना हो जाता है, यानी कि यल डैश बराबर n इंटू यल हो जाएगा। तब तार का प्रारंभिक आयतन और अंतिम आयतन, प्रारंभिक आयतन क्या रहेगा आपका a इंटू यल, जब इसको खींच लेंगे तो a डैश इंटू यल डैश हो जाएगा। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो a डैश बराबर क्या हो जाएगा, a अपान n हो जाएगा। और नए तार का जो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, प्रतिरोध अगर निकालेंगे तो आर डैश बराबर रो इंटू यल डैश अपान ए डैश बराबर, अब इसका वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा एन स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, स्वप्रेरकत्व की परिभाषा लिखिए। भाई साहब स्वप्रेरकत्व की परिभाषा क्या होता है, सीधा लिखिए, किसी कुंडलिनी का स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है जो कि उसी कुंडलिनी में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। और इसका मात्रक क्या होता है, सदैव व सदैव हेनरी होता है। क्या होता है, हेनरी होता है। अर्थात ई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एल इंटू डी आई अपान डी टी। अभी हम लोग स्वप्रेरकत्व वाला निकाले थे ना, जब से स्वप्रेरकत्व आपको निकालना था, ये यल क्या होता है आपका, स्वप्रेरकत्व होता है। ई जो है ये विद्युत वाहक बल होता है, धारा में परिवर्तन डी आई और समय में परिवर्तन dt। यही तो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न था। देखिए यहाँ पे यही तो बहुविकल्पीय प्रश्न है, हम लोग निकाले थे। कितना आया था आपका, यही तो आया था ना 6.25। तो देखिएगा जो आपके बहुविकल्पीय बनते हैं वो सब आपके अति लघुत्तरी से ही बनते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग जैसे ही अच्छे से पढ़ेंगे भाई साहब उतना ही अच्छा आप नंबर लेकर आएंगे। अगला यहाँ पे ग वाला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, निर्वात में एक आवर्त वैद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग का आयाम बी नॉट बराबर 510 नैनो टेस्ला है। तरंग के विद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम क्या है। तो यहाँ पे आयाम निकालना है, तो इसको कैसे करेंगे आप लोग, सीधा बोलिए, दिया गया है बी नॉट बराबर 510 नैनो टेस्ला और एक नैनो टेस्ला में कितना होता है 10⁻⁹ टेस्ला। तो गुणा कर देंगे यहाँ पे 510 इंटू 10⁻⁹ टेस्ला। प्रकाश की चाल निर्वात में अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सी बराबर क्या हो जाएगा, ई नॉट अपान बी नॉट से निकाल लेंगे, जहां बी जीरो निर्वात में एक आवर्त वैद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का क्या रहेगा, आयाम रहेगा। अतः तरंग के वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र का आयाम ई नॉट निकालना है तो सी इंटू बी नॉट हो जाएगा। सी का मान कितना होता है, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है 3 × 10⁸ रख देंगे यहाँ पे। बी नॉट का मान यहाँ पे दिया ही है 510 नैनो टेस्ला था, इसको हम लोग टेस्ला में बदल लिए तो कितना हो जाएगा 10⁻⁹ और ऐड हो जाएगा तो आ जाएगा 153 न्यूटन प्रति कूलम। आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत है, बिल्कुल कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अभी छाप दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं बहुत ही अच्छे ढंग से और प्रॉपर वे में हर एक प्रश्नों को समझाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। ये नहीं बहुत आप घबरा जाएं कि सर बिल्कुल मेरा हो ही नहीं रहा है, मुझे आ ही नहीं रहा है, तो ऐसे बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, मैं आपको हर एक चीज़ करवा दूंगा। उसके बाद यहाँ पे अगला आपका प्रश्न क्या है देखिए, माइक्रोवेव का तरंगदैर्ध्य परिसर तथा इसको उत्पन्न करने वाले स्रोत आपको लिखना है, घ वाला यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे दूसरे का घ क्या हो जाएगा, माइक्रोवेव का तरंगदैर्ध्य परिसर एवं इसको उत्पन्न करने वाले स्रोत कौन कौन से हैं। बस एग्जैक्ट सेम इसी प्रकार से आपको यूपी बोर्ड में लिख कर आना है। पूरा पेपर सोल्यूशन है यहाँ पे, जो कि आपको मैं बोर्ड की कॉपी पर अवेलेबल करा रहा हूँ। भाई सब पूरे यूट्यूब पे मिलने वाला नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब ठोको और वीडियो को लाइक करो, ठीक है ना। तो यहाँ प्रश्न लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे, माइक्रोवेव तरंगों के तरंगदैर्ध्य का परिसर 30 सेंटीमीटर अर्थात 1 गीगाहर्ट्ज से 1 mm यानी 300 गीगाहर्ट्ज के बीच होता है। माइक्रोवेव विद्युत चुम्बकीय तरंग का एक क्या होता है, रूप होता है। अल्फा उच्च शक्ति वाले माइक्रोवेव उत्पन्न करने के लिए कम आवृत्ति के निर्वात ट्यूबों का उपयोग करते हैं। इन ट्यूबों से विभिन्न सिद्धांतों पर काम करते हैं और इसमें
मैग्नेट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और गैरोट्रॉन आदि क्या होते हैं, शामिल होते हैं। ठीक है ना, एकदम इंपॉर्टेंट वाला है यार, इसको छाप ही लेना है। कुछ भी करिए सर जी, हमें इसे छापना है। आपको पीछे नहीं यार, पीछे हट जाओगे तो समझ लो डर जाओगे, आपको पीछे नहीं हटना है भाई साहब, छापते हुए हर एक प्रश्न को करते हुए चले जाना है एकदम। क्योंकि इस बार बोर्ड में एकदम टारगेट बना लो कि मुझे छापना है, तो छापने हैं कुछ भी हो जाए। अगला इसमें, जबकि निम्न शक्ति वाले माइक्रोवेव उत्पन्न करने के लिए कम से कम आवृत्ति पर सुरंग डायोड यानी कि गन डायोड और इम्पैक्ट डायोड बेंच टॉप उपकरण कार्ड लेव चिप फॉर्मेट क्या होता है, उपलब्ध है। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पे, सिर्फ गर्म धातुएं अपने तापमान के आधार पर निम्न स्तर के माइक्रोवेव का क्या करती हैं, उत्सर्जन करती हैं। उसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए, डेविसन तथा जर्मन के प्रयोगों से क्या निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। तो डेविसन और जर्मन के प्रयोगों से क्या निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। डेविसन तथा जर्मन के प्रयोग से निष्कर्ष निकलता है कि इलेक्ट्रॉन की तरंग रूपी प्रकृति है, अर्थात इलेक्ट्रॉन तरंग प्रकृति में क्या होता है, उपस्थित होता है। अतः डेविसन जर्मन प्रयोग द्वारा इलेक्ट्रॉन का तरंग तरंग प्रकृति सिद्ध होता है। ठीक है ना। अगला यहाँ पे प्रश्न है, देखिए लास्ट वाला, ब खंड ब का लास्ट वाला प्रश्न है, एक रेडिएक्टिव पदार्थ की सक्रियता 25 दिनों में घटकर 1/8 रह जाती है, तो पदार्थ की अर्ध आयुकाल की आपको क्या करना है, गणना करना है। भाई साहब बहुत ही सिंपल और प्यारा सा ये सवाल है, दिखेगा इसको तो ऐसे ही एग्जामिनर चाचा से लूट लेंगे, टेंशन नहीं लेना है। रेडिएक्टिव पदार्थ की मात्रा क्या होता है, अगर निकालना है फार्मूला, तो n बराबर n0 पूरे के बटा 1/2 पूरे पावर n। अब यहाँ पे हम लोग n अपान n0, ये आपका गुणा में किस में चला जाएगा, भाग में, बराबर 1/2 के पावर अपान n। अब यहाँ पे n और n अपान n0 तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आधी रह जाती है 1/8, तो ये कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, 1/2 घाते n। और फिर यहाँ पे n की वैल्यू निकाल लेंगे, जब यहाँ पे ये बराबर है तो n बराबर कितना हो जाएगा आपका, 3 निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 निकल के आ जाएगा, तो n बराबर कितना हो गया, 3। तब लगा समय t बराबर क्या हो जाएगा, निकालना है, तो n इंटू टी हाफ हो जाएगा। टी का मान 25 सेकंड उन्होंने दिया ही था, n बराबर 3 निकला ही है, टी हाफ निकालना है हमें, तो टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणा में है किस में चला जाएगा, भाग में, तो 25/30 दिन आपका निकल कर यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद खंड स यहाँ पे शुरू होता है। खंड स में देखिए क्या प्रश्न बोल रहा है यहाँ पे, तीसरा का क वाला है, 5400 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का विकिरण एक धातु पर गिरता है जिसका कार्यफलन 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा तथा उसका निरोधी विभव आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है ना। इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले आप बोर्ड कॉपी में बढ़िया खंड स डालिए, प्रश्नोत्तर संख्या लिखिए, उसके बाद यहाँ पे हल करना शुरू कर देंगे। क्या लिखेंगे भाई साहब, प्रश्नानुसार धातु का जो कार्यफलन इन्होंने दिया है, W बराबर कितना दिया है, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन्होंने दिया है, तथा आपतित विकिरण की तरंग दैर्ध्य लैम्डा का मान कितना दिया है, 5400 एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम में होता है 10⁻⁷ मीटर होता है, सॉरी 10⁻⁻9 होता है, और यहाँ पे है 2, इसको करेंगे -7 मीटर हो जाएगा। तब उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा E के कैसे निकालेंगे, E के बराबर हो जाएगा HV-W हो जाएगा। अब यहाँ पे E के बराबर H इंटू सी अपान लेमडा माइनस W, और C क्या है सर, प्रकाश की चाल है यहाँ पे, तो E के और यहाँ पे मान रख दीजिए, H का मान रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, सी का मान 3 इंटू 10⁸, एच का मान कितना हो जाएगा आपका 6.6 इंटू 10⁻⁻34 होता ही है, आपको याद ही होगा एच का मान। यहाँ पे लेमडा का मान कितना है, यहाँ पे निकाल लिए हम लोग 5.4 इंटू 10⁻⁻7, और यहाँ पे जो सही है। अब इसको क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मान रख देंगे ना, ईवी, इसको बदल देंगे तो आ जाएगा आपका हमारा, इसमें वो आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और यहाँ पे W का मान कितना दिया, यहाँ पे 1.9, तो यहाँ पे 1.90 रख देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा, लगभग 0.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल कर आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल वीडियो को पॉज करके देखते हुए चले जाएंगे। माना इस धातु के लिए निरोधी विभव कितना है, V0, तो E के बराबर हो जाएगा E इंटू V0। अतः निरोधी विभव अगर आपको निकालना है तो V0 बराबर E के अपान E। E के का मान हम लोग निकाले हैं 0.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और अपान E, और जब कट जाएगा, E से E कट जाएगा तो 0.40 वोल्ट यहाँ पे निकल कर आंसर आपका आ जाएगा। भाई साहब तीसरे का ख प्रश्न है, तरंग दैर्ध्य लेमडा बराबर
5 × 10⁻7 मीटर के फोटान की ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। किस में ज्ञात करना है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यहाँ पे निकालना है। बहुत ही सिंपल सवाल है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले फोटान की ऊर्जा E बराबर h × v, और यहाँ पे जो v बराबर क्या होता है? c/λ होता है, रख देंगे तो E बराबर हो जाएगा h × c/λ हो जाएगा। अब h का मान कितना होता है? 6.6 × 10⁻34 होता ही है। लैम्डा का मान इन्होंने दे रखा है यहाँ पे 5 × 10⁻7। c का मान यानी प्रकाश की चाल का मान होता है 3 × 10⁸ होता ही, आपको पता ही होगा। तो कुछ ज़्यादा तो कुछ करना नहीं है अब सर, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। जब सर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा जूल में। किस में आएगा सबसे पहले सर जी? अच्छा, जूल में आएगा। जैसे ही आपका यहाँ पे जूल में वैल्यू निकल कर आए, किस में निकल कर आएगा? आपको जूल में जैसे ही वैल्यू निकल के आएगा, इसको आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर लेंगे तो आ जाएगा E बराबर 2.475 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद देखिए सर, तीसरे का ग, नीचे दिए गए वैद्युत परिपथ, यहाँ पे एक वैद्युत परिपथ दिया है, इसमें प्रत्येक संधारित्र में संग्रहित आवेश और बिंदु ए और बी के बीच क्या निकालना है? विभवांतर। गुरुजी हम इसमें समझ में नहीं आ रहा है, हम कैसे करेंगे? सबसे पहले इसका फिगर आप देख लीजिए, यहाँ फिगर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ए और बी के बीच क्या निकालना है? विभवांतर निकालना है। और प्रत्येक संधारित्र में जितने भी संधारित्र यहाँ पे लगे हुए हैं, इसमें संग्रहित आवेश का क्या निकालना है? आपको मान निकालना है, ये देख लिए। उसके बाद सॉल्व करने से पहले यहाँ पे आप क्वेश्चन लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप पूरा का पूरा देखिए, करेंगे क्या? C1 व C2 दोनों श्रेणी क्रम में है। अब सर C1 और C2 कौन है? यहाँ पे देखिए, ये C1 है भाई साहब और ये C2 है। C1 और C2 दोनों कितने हैं? आपके श्रेणी क्रम में है। अतः इन आवेशों की जो समान मात्रा होगी तो C बराबर क्या हो जाएगा? C1 × C2/C1 + C2, और C1 का मान 1 ओम दिया है, C2 का मान आपका 2 ओम दिया है, तो 1 × 2 बराबर बटे 1 + 2 आ जाएगा 2/3। कितना आ जाएगा? माइक्रोफैराड यहाँ पे आ जाएगा। अब अस्थायी अवस्था में धारा I बराबर क्या हो जाएगा? I बराबर हो जाएगा V/R प्लस स्मॉल r। अब यहाँ पे जब आप निकालेंगे तो आ जाएगा, क्योंकि कैपिटल R और स्मॉल r का मान इन्होंने दे रखा है, तो आ जाएगा यहाँ पे 1.2 एम्पियर आ जाएगा। तथा VMAN निकाल लेंगे। VMAN बराबर क्या होता है? IR होता है। अब VMAN क्या है? यहाँ पे देखिए, VMN यहाँ से मान निकाल लेंगे तो आ जाएगा आपका IR, और I का मान 1.2, R का मान 9 आ जाएगा 10.8 वोल्ट। अतः पहला संयोजन में कुल आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा? CVMN। C का मान 2/3 निकाला ही था, VMN का मान यहाँ पे आ ही गया है, रख देंगे तो Q का मान आ जाएगा 7.2 माइक्रो कुलाम। तब VA कहाँ पे है सर? ये है आपका VA, और VB का मान निकालना है ना, विभवांतर। तो VA बराबर Q/C1, Q का मान यहाँ पे 7.2, C1 का मान 7.2 वोल्ट, और VB का मान कितना हो जाएगा? R1 I का मान 1.2 निकाला था, और यहाँ पे R1 का मान 3 उन्होंने दे रखा है, 3.6 वोल्ट आ जाएगा। प्रश्नानुसार VAB बराबर VA-VB, मान निकालें कितना हो जाएगा? 3.6 वोल्ट यहाँ पे निकल कर आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला यहाँ पे प्रश्न है सर प्रश्न क्या है हमें बताते जाइए गुरुजी। अगला यहाँ पे प्रश्न है, ये आउट ऑफ सिलेबस है, इसको मत करिए, क्योंकि अथवा में करके ना तो कोई एक ही करेंगे, इसको क्यों करेंगे? हम ये कर रहे हैं। किसी दूरदर्शी की विभेदन क्षमता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है? इसकी विभेदन सीमा के लिए आपको क्या लिखना है? आपको विभेदन सीमा के लिए सूत्र भी आपको लिखना है, ठीक है ना। तो सर कैसे करेंगे, हमें ये नहीं समझ आ रहा है भाई साहब। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है, इसीलिए तो पूरा मैं सोल्यूशन लेके आऊँ भाई। पूरा का पूरा पेपर ही हल कर डालेंगे गुरुजी इस बार, एकदम वायरल पेपर वाले मॉडल पेपर का हम लोग सॉल्व कर रहे हैं गुरुजी, एकदम तोड़ देंगे फिजिक्स में। डरना नहीं है गुरुजी, डर के आगे जीत है गुरुजी। मुझे पता चल गया है गुरुजी की डर के आगे जीत है। बिल्कुल अपने अंदर डर वो पैदा नहीं करना है, भय गुरुजी पैदा नहीं करना है, ना होने देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई साहब? दो वस्तु के बीच की वह न्यूनतम दूरी जबकि वस्तुएं किसी पारदर्शी द्वारा अलग अलग स्पष्ट दिखाई दे सके, उस उपकरण का विभेदन सीमा कहलाती है। दूरदर्शी का विभेदन सीमा प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती तथा अभिदिशक लेंस के व्यास अथवा द्वारक डी के क्या होता है? व्युत क्रमानुपाती होता है। अर्थात विभेदन क्षमता बराबर अनुक्रमानुपाती λ/d हो जाएगा, और यहाँ पे जब ये हटेगा तो वैल्यू एक निकल कर आएगी 1.22 λ/d RD हो जाएगा। विभेदन सीमा को दूरदर्शी के अभिदिशक लेंस का द्वारक बढ़ाकर क्या करते हैं हम लोग? बढ़ा सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप देंगे यार गुरुजी। उसके बाद खंड द है, यहाँ पे खंड द का 4 का क है, यहाँ पे नॉट गेट का प्रतीक बुलियन व्यंजक
तथा इसकी सातत्यता सारणी दीजिए। यहाँ पर भाई साहब इसका पूरा पूरा आंसर है। अब आप लोग स्क्रीनशॉट करिए, नहीं तो बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा ना, तो आप लोग परेशान हो जाएंगे, गुरुजी बहुत ज़्यादा टाइम खा लिए और आप बोर होना शुरू हो जाएंगे। तो मेरा पर्पज़ नहीं है कि आपको बोर करें, बिल्कुल बोर नहीं होने देंगे। एक बार स्क्रीनशॉट कर लिए, अब मैं आपको पूरा पूरा ऐसे ही आंसर करवा दे रहा हूँ, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बता दीजिएगा, अगर कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, जो समझाने वाला मैं समझा दे रहा हूँ। ख वाला प्रश्न है, एक उच्चाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडलिनी के फेरों की संख्या का अनुपात 1/200 है। देखिए यार, मैं अकेले वर्क करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल यस के स्टडी पे, तो बहुत मेहनत पड़ जाता है, इसलिए थोड़ा आप लोग भी मेहनत कर लीजिए। भाई साहब वायरल मॉडल पेपर में सोल्यूशन भी तो दे रहा हूँ, अब आपको क्या चाहिए, सब कुछ तो दे रहे हैं। यदि इसे 200 वोल्ट तथा 2 एम्पियर की प्रत्यावर्ती धारा को मेंस से जोड़ दिया जाए तो द्वितीय कुंडली में अधिकतम धारा ज्ञात आपको करना है। चलिए कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल गुरुजी, बिल्कुल डरना नहीं है गुरुजी, पेपर में जाके छाप देना है। सबसे पहले दिया है एनपी अनुपात एनएस कितना दिया है, 1/200 दिया है गुरुजी। वीपी बराबर 200 वोल्ट और आईपी का मान 2 एम्पियर इन्होंने दे रखा है। गुरुजी मुझे फार्मूला पता है, एनएस अपान एनपी बराबर वीपी अपान वीएस बराबर आईएस अपान आईपी, मुझे गुरुजी ये पता है फार्मूला। अब यहाँ से मुझे वीएस चाहिए, तो ये वाला ले लेंगे, वीएस बराबर एनएस अपान एनपी, और यहाँ पे वीपी का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा गुरुजी फार्मूला बन जाएगा। उसके बाद गुरुजी हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो वीएस बराबर आ जाएगा 400 वोल्ट। पुनः गुरुजी एक फार्मूला लेंगे आईएस, अब आईएस अपान आईपी बराबर एनपी अपान एनएस वाला गुरुजी हम ले लेंगे इक्वेशन, फिर यहाँ मान रख देंगे, तो आईएस बराबर 0.1 एम्पियर। बस बहुत ही सिंपल सवाल था यार, बहुत ही सिंपल करेजा सवाल था, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं था। उसके बाद यहाँ पे ग वाला प्रश्न है यहाँ पे कि किसी प्रिज्म के आई और डेल्टा वक्र खींचिए तथा इनमें न्यूनतम विचलन कोण प्रदर्शित कीजिए। सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म के माध्यम का अल्पतम विचलन की स्थिति में अपवर्तनांक म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम अपान साइन ए बाई 2, जहां म्यू प्रिज्म के माध्यम का अपवर्तनांक और ए प्रिज्म का कोण तथा डेल्टा एन न्यूनतम विचलन कोण है गुरुजी। अरे गुरुजी बहुत ही सिंपल सवाल है। अरे कैसे गुरुजी, देखिएगा भाई साहब, देखिएगा, सबसे पहले सवाल उतार दिए गुरुजी, बिल्कुल गुरुजी उतार दिए, देरी नहीं करेंगे। उसके बाद लो मारो स्क्रीनशॉट भाई साहब, पूरा पूरा मैंने इसका पूरा पूरा सॉल्व किया, बहुत ही सुंदर राइटिंग के साथ सॉल्व किया। स्क्रीनशॉट ले लिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। ले लिए, यहाँ पे ये भी थोड़ा है, यहाँ पे इसका पूरा पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी आप अपने से सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं जब वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा ना, तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा बोर होना शुरू हो जाएंगे। कुछ यहाँ पर भी क्वेश्चन है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, पूरा पूरा सोल्यूशन ही है, ठीक है ना। उसके बाद ये गुरुजी कर लेंगे, कर लिए, तो ये आपका हो गया। उसके बाद गुरुजी चौथा का घ गुरुजी क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये भी तो बता दीजिए। देखिए चौथा का घ यहाँ पे बोल रहा है आपका रेडिएक्टिव विघटन संबंधित रदरफोर्ड तथा सोडी नियम को लिखिए और सिद्ध कीजिए कि n बराबर n नॉट e के पावर माइनस लेमडा इंटू टी, जहां संकेतों के सामान्य अर्थ है गुरुजी। इसको कैसे करेंगे, देखिएगा सबसे पहले उत्तर में लिखेंगे रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम कहते किसे हैं, माना किसी रेडिएक्टिव तत्व के नमूने में प्रारंभ में टी बराबर कितना है, 0 है, यानी कि जो टाइम इन्होंने दे दिया है क्या दिया है, 0 दिया है, और परमाणुओं और नाभिकों की संख्या n0, टी समय पश्चात यह संख्या n रह जाती है तथा क्षण टी प्लस डी टी पर यह संख्या घटकर n माइनस डी एन रह जाती है। अतः क्षण टी पर परमाणुओं के क्षय होने की डी एन अपान डी टी होगी रदरफोर्ड व सोडी के अनुसार। यहाँ पे आप इक्वेशन इन्होंने दे रखा है, फिर जहाँ आप ये रख दीजिएगा, फिर यहाँ पे इन्होंने समाकलन कर दिया है, ठीक है ना। दोनों पक्षों क्या कर दिया है, समाकलन, एक अवकलन होता है और ये समाकलन होता है। समाकलन में हमेशा ये चिन्ह होता है, और जब dn अपान dt हो जाएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। इसको आपको इंटीग्रेशन बोलते हैं, क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, समाकलन बोलते हैं। दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे, फिर यहाँ पे लॉग ले लेंगे, ये आपका निकल कर वैल्यू आ जाएगा, ये वाला आपका इक्वेशन नंबर 3, और यही आपका क्या हो जाएगा, पूरा पूरा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 5वां क्या बोल रहा है भाई साहब। प्रश्न नंबर 5वां यहाँ पे बोल रहा है कि वैद्युत अनुनाद किसे कहते हैं, श्रेणी क्रम परिपथ से अनुनादी की आवृत्ति का व्यंजक प्राप्त कीजिए। कि वैद्युत अनुनाद क्या होता है, और इसको आपको पूरा पूरा लिखना है। अब इसको आप लोग खुद से करिएगा, नहीं तो आप जाइएगा, हमारा एक बैच चल रहा है जुनून बैच, वहाँ पे आपको मिल जाएगा लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाकर वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मिल जाएगा। नहीं तो मैं अगली वीडियो में इसको मैं करवा दूंगा। और इसको इसके बाद ये तो आप कर ही लोगे यार, कुछ भी नहीं है, इसको आप कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका अथवा में भूचुंबकत्व के विभिन्न अवयव क्या है, इसको भी मैं करवा दूंगा। फिर गए हाइगेंस की तरंग सिद्धांत, तरंग द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत
और इसके आधार पर प्रकाश के परावर्तन व्याख्या कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। उसके बाद खंड द में आपका देखिए ये लास्ट वाला आपका सवाल है, ये वाला आप जरूर से जरूर कर लीजिएगा। ये वाला प्रकाश के व्यतिकरण संबंधित यंग के सिद्धांत को समझाइए और फ्रिंज की चौड़ाई के सूत्र लिखिए, ये कर लीजिएगा। और यहाँ पे आएंगे तो आप एक ये कर लीजिएगा बस, गॉस के नियम को लिखिए और इसकी सहायता से समान रूप से आवेशित अनंत समतल चादर की दो निकटतम बिंदुओं की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। बस ये आपका दो इंपॉर्टेंट है, अगर आपको करना होगा तो ये कर लीजिएगा। बस यही यहाँ पे आपको 3 करना है लास्ट से, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट ये मॉडल पेपर में नहीं थे, इसलिए मैंने उसको छुड़वा दिया हूँ। बाकी जो इंपॉर्टेंट थे मैंने करवा दिया, ठीक है ना। तो ये आपका है एकदम 4 मार्च की आने वाला फिजिक्स का भाई साहब वायरल मॉडल पेपर, जो इंपॉर्टेंट था मैंने करवा दिया है। इस पेपर में ये इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिए। इसी प्रकार से मैं आपका 7 सेट तैयार करवा दूंगा, जिससे आपका अच्छा नंबर बोर्ड एग्जाम में स्कोर हो जाएगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों थैंक यू, जय हिंद। और हाँ, चैनल को यार सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दीजिए।